हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर की। कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के जो रिएक्शंस हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन बाकी रिएक्शनों से काफ़ी अलग होते हैं और जो कंपाउंड्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इन रिएक्शंस को याद करने की या लर्न करने की ईजी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप इन रिएक्शंस को जल्दी याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी के नाम से है, यानी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं उनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है और उसके अंडर ये रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमने यहाँ पे कवर करेंगे उसको हमने नाम दिया है कंबक्शन। और ये नाम आपने पहली बार नहीं सुना है, ये नाम आपने पहले भी सुना है। कंबक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाना, बर्न करना। तो कंबक्शन करने के लिए अब यहाँ पर हम कौन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं। जनरली जो हमारे पास कंबक्शन में हमारा पहला कंपाउंड आता है वो एक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस कोई भी आ सकते हैं। तो आपको कोई भी एल्केन दे दे टीचर, ध्यान से सुनिए, या टीचर आपको कोई भी एल्कीन दे दे, या टीचर आपको कोई भी एल्काइंस दे दे, इन तीनों में से आप कुछ भी ले लीजिए और इनको अगर आपने रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये हाइड्रोकार्बन्स बर्न करने के बाद, जलने के बाद आपको CO2 देंगे, वाटर देंगे और साथ में रिलीज करेंगे, साथ में रिलीज होगी लार्ज अमाउंट में लाइट एंड हीट एनर्जी, क्योंकि इनके जलने पर काफी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी पैदा होती है। इसीलिए कंबक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी माना जाता है और इनको हम बहुत अच्छे फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे फ्यूल होते हैं, आज हम LPG गैस यूज कर रहे हैं, उसमें ब्यूटेन होती है। हम CNG गैस यूज कर रहे हैं ऐसा कमर्शियल व्हीकल्स में, वो उसमें आपका मीथेन गैस होती है, यूज होती है। आप जो पेट्रोल, डीजल ये सब जो यूज करते हैं, इनमें भी हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी गुड फ्यूल। वाई? बिकॉज जब उनको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, जिसको हम यूज करके अपने व्हीकल को या जो भी हम काम करते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप और भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि हमारे कोर्स में एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है एल्कोहल, तो अल्कोहल भी अगर आप ले लें और उसको भी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएं, तो CO2 प्लस वाटर एंड लार्ज अमाउंट में वही हीट एंड लाइट एनर्जी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अल्कोहल भी काफी अच्छे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो मतलब अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट सेम है, CO2 एंड वाटर। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जलने के बाद CO2 और वाटर ही बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए। आप बच्चे क्या करते हैं कि आप रिएक्शंस जो भी लिखा हुआ उसको याद कर रहे हैं, नहीं, आपको रिएक्शन के पीछे की कहानी याद रखनी है कि वो रिएक्शन किस बेसिक टर्म पे टिका हुआ है। तो ये इस चीज पे टिका हुआ है कि बनेगा हमेशा CO2 और वाटर। आप कंपाउंड आप जो मर्जी ले लीजिए। तो जैसे कि सपोज करिए टीचर ने कहा कि मीथेन का कंबक्शन करिए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4 प्लस O2 क्या देगा? यही देगा, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अभी मैं हीट एंड लाइट नहीं लिख रहा, बट आप पेपर में लिख सकते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी। इसकी जगह पर आप इथेन ले लीजिए, C2H6। इसकी जगह पर आप इथीन ले लीजिए, C2H4। आप इथाइन ले लीजिए, C2H2। आप अल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH, इथानॉल होता है ये। तो नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए, और नेमिंग का भी मैंने एक लेक्चर पहले से अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, IUPAC नेमिंग के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। तो ये है मीथेन, इथेन, और ये कौन है? C2H4 कौन होता है? ये इथीन, दिस इज इथाइन एंड द लास्ट वन इज इथानॉल। और इनमें से अगर आप कोई भी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोई भी इनमें से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यू गेट द सेम प्रोडक्ट। यही लिख दीजिए बार बार, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। ठीक, बैलेंसिंग आप जरूर करें। ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी आप रिएक्शन कोई लिख रहे हैं तो आप उसको बैलेंस जरूर करिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग आई होप सबको आता ही होगा। तो ये था आपका पहला कंबक्शन। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देखिए आप। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन अगर हम लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में आपने देखा कि ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस हम लेते हैं, एक्चुअली में ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक को तो हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, क्या कहते हैं?
सैचुरेटेड जिसके अंदर एल्केन्स आते हैं, और एक को हमने नाम दिया है अनसैचुरेटेड जिसके अंदर आपका एल्कीन और कौन आता है, एल्काइंस आता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल होता है और एल्काइंस में ट्रिपल होता है। अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंबक्शन करते हैं, ध्यान से सुनिए, तो ये कंबक्शन भी यहां पर देखिए दो टाइप का हो सकता है, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। अगर आपने इनका कंप्लीट कंबक्शन किया, इनका क्या किया, कंप्लीट कंबक्शन किया। अब ये कंप्लीट कंबक्शन होना क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर कंप्लीट कंबक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना ऑक्सीजन उसको बर्न होने के लिए चाहिए वो मिल रहा है उसको। तो ऐसी सिचुएशन में ये देते हैं हमेशा नॉन सूटी फ्लेम। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सूटी फ्लेम? नॉन सूटी फ्लेम मतलब फ्लेम विदाउट ब्लैक स्मोक। अब घर में जलने वाली एलपीजी गैस जब जलती है और उसका कंप्लीट कंबक्शन अगर हो रहा हो तो वो हमेशा ब्लू फ्लेम देगा, बिना काले धुएं के साथ जलेगा। तो इसको कंप्लीट कंबक्शन होने पर ही होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि कभी कभार हम जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं वो नीचे से काला हो रहा है। अब वो नीचे से काला क्यों हो रहा है भाई? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके बर्नर है, जो आपका बर्नर है, उसमें ऑक्सीजन जब जाएगी अंदर वो सफिशिएंट मात्रा मतलब क्वांटिटी में नहीं जा रही है। जितना ऑक्सीजन उस एलपीजी गैस को मिलना चाहिए, ब्यूटेन को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो फिर इनकम्प्लीट कंबक्शन कहलाता है। तो अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए पूरा मिल रहा है सफिशिएंट अमाउंट में तो कंप्लीट कंबक्शन, नहीं मिल रहा है तो फिर इनकम्प्लीट कंबक्शन। और उसी इनकम्प्लीट कंबक्शन होने पर ध्यान से सुनिए, आपका यही ब्यूटेन जो एल्केन एलपीजी गैस है ये आपको सूटी फ्लेम भी दे सकता है। तो इस गलतफहमी में मत जिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम ही देते हैं। हमेशा नहीं देते नॉन सूटी फ्लेम, वो तभी देते हैं जब कंप्लीट कंबक्शन होता है। अगर इनकम्प्लीट हो रहा होगा तो सूटी भी दे सकते हैं। सूटी मतलब विद ब्लैक स्मोक, और उसी स्मोक की वजह से नीचे से हमारा बर्तन काला होने लग जाता है। फिर तो कभी भी आपके घर में ऐसा हो रहा हो तो एक बार अपने बर्नर के होल जरूर चेक करिए कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहे हैं। चलिए, अगर आप अनसैचुरेटेड ले रहे हैं तो यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंप्लीट कंबक्शन कर रहे हैं उनका कि इनकम्प्लीट कर रहे हैं, ये हमेशा ही आपको नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। तो याद रखिए, ये हमेशा ही नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। तो याद रखिए, दिस इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द कंबक्शन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कंबक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि अगर हम इथाइन ले लें, इथाइन, ये देखिए इथाइन होता है C2H2। इथाइन जो होता है ये वेल्डिंग में यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग जो होती है वहां यूज इसको करते हैं हम। तो गैस वेल्डिंग में अगर इथाइन यूज हो रहा है तो अगर हम ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि कंबक्शन तो ऑक्सीजन के साथ ही करेगा तभी हीट पैदा करेगा और उस हीट से वेल्डिंग हो जाएगी आराम से। लेकिन अगर हम इसको एयर ले लें, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की जगह आपने एयर ले लें तो क्या होगा? तो फिर ये देखिए ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा, जो उसको जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। तो जो वेल्डिंग पर्पस के लिए आप जिस पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो फिर ये उनके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इथाइन जो होते हैं ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्काइंस। एज कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्केन्स, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, उसका भी रीजन बताएंगे बाद में। तो C2H2 को याद रखिए, अगर वेल्डिंग फ्यूल में यूज करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ना कि आप उसको एयर के प्रेजेंस में करें, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में करेंगे तो वो वेल्डिंग पर्पस में जो आप यूज करें तो वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि उस एयर में और भी गैसेस प्रेजेंट हैं जिनसे ये रिएक्ट कर सकता है। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा पहला रिएक्शन कंबक्शन, और उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन जो हमारे कोर्स में है दोस्तों वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए पहले तो देखिए, नाम से आपको समझना होगा सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है कि वन एटम रिप्लेस अदर एटम। ठीक है भाई, ऐसे याद रखिए कि यहां पर क्या होगा, वन एटम या ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, वन एटम और ग्रुप रिप्लेस अदर एटम। जैसे कि आपने फुटबॉल मैच में देखा होगा, आजकल तो क्रिकेट में भी हो रहा है ये। तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए इंजर्ड हो जाता है तो उसको कोई दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट करता है, उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। तो क्यों हमने उसको सब्स्टिट्यूट नाम दिया? क्योंकि वो उस प्लेयर को जगह ले रहा है।
तो इसी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी हो रहा है, रिएक्शंस में भी हो रहा है कि एक एटम आएगा, दूसरे एटम की जगह ले लेगा, उसको वहां से हटा देगा। तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आप कौन सब्स्टिट्यूशन करेगा, कैसे करेगा, आइए देखिए। तो यहां पर जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है कि हम एल्केन्स लेंगे, ये रिएक्शंस हम एल्केन के साथ करेंगे, क्योंकि एल्केन्स सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखिए। अगर हम एल्केन लेते हैं और उसका रिएक्शन करेंगे दोस्तों क्लोरीन गैस के साथ, हैलोजन, क्लोरीन हैलोजन में आता है। अब हैलोजन में तो सर आप कहेंगे ब्रोमीन भी आता है, मैंने कहा ब्रोमीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर हैलोजन में तो आयोडीन और फ्लोरीन भी आता है, मैंने कहा ना ना वो मत लेना। अब क्यों नहीं लेना, देखिए अब हर चीज का जवाब हर क्लास में नहीं मिल पाता है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे ये रिएक्शन कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन वाला, तो यहाँ पर हम फ्लोरीन या आयोडीन क्यों नहीं यूज करते, हम यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन ही यूज करते हैं। तो अभी आप याद रखिए सिर्फ क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे, ठीक। और ये रिएक्शन होता है दोस्तों सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट होना जरूरी है, ठीक है, मतलब लाइट रेज होना जरूरी है। आप ये रिएक्शन यूवी रेज की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, सनलाइट होना जरूरी है। तो सनलाइट यहाँ पे क्या करता है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है। एनर्जी, लाइट एनर्जी का काम क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना। अब ये क्लोरीन के ऊपर गिरेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तभी तो फिर एक एटम मिलेगा, वो एटम आगे सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब मान लीजिए वहां से क्लोरीन आया और वो आके एल्केन के पास गया। अब एल्केन में अगर हम देखें तो वो किसको हटाएगा, वहां पे वो हाइड्रोजन को हटाएगा। किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्या, ये स्लोगन याद रखना, हैलोजन हटाओ, हैलोजन हटाओ नहीं, हाइड्रोजन हटाओ। क्या स्लोगन है, देखिए, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। ये स्लोगन इस रिएक्शन के लिए याद रखिए। देखिए रिएक्शन को याद करने के पीछे ना कहानी बना लिया करो। कहानी जब याद है, फिल्म देख के आते हैं ना आप लोग, तो जब फिल्म देखकर आते हैं ना आप लोग, तो आपको फिल्म के डायलॉग्स, स्टोरी सब याद रहती है। इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो उसके पीछे कहानी बनाओ, और वो कहानी जब याद रहेगी ना तो रिएक्शन भी याद रहेंगे और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और याद भी आ जाता है, भूलते नहीं है। तो आपने क्या याद रखना है, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। तो करिए ये काम। तो अगर हाइड्रोजन हट गया और उसके यहाँ पे हैलोजन लग गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम एल्केन नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन, क्योंकि हैलोजन आएगा और एल्केन को क्या बोलेगा, हेलो, तो इसका नाम पड़ गया हेलो एल्केन। तो नाम याद रखें, हेलो एल्केन। अब ये तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट भी तो होते हैं। तो इसका बाय प्रोडक्ट होता है दोस्तों HCl। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ पाएंगे आप। चलिए एल्केन लीजिए। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन है, मीथेन। उससे सिंपलेस्ट क्या लोगे, तो हमने लिया मीथेन और ले ली क्लोरीन गैस, सनलाइट डाल दिया। सनलाइट वाले जो रिएक्शंस होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। तो सनलाइट आ गया, देखिए भाई। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन पे जब लाइट गिरेगी तो ये टूटेगा और ये टूटकर 2 क्लोरीन बन जाएगा। 2 क्लोरीन के अलग अलग एटम हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल है। अब ये एटम बनाएगा और ये एक एटम आएगा और ये जो आपका मीथेन है, अब ये देखिए ये आपका मीथेन है। मीथेन में कितनी हाइड्रोजन लगी होती हैं, 4 लगी होती हैं। तो ये क्लोरीन आएगा और इस वाली हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहां पे लग जाएगा। तो अब क्या बनेगा, कार्बन तो वही रहेगा। हाइड्रोजन 4 से कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी भाई। हाइड्रोजन 4 से कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और एक हाइड्रोजन जो हटा उसकी जगह पे Cl लगा दो। वही कहा था ना, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, लगा दिया। अब जो वहां से हाइड्रोजन निकली, यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां पर एक क्लोरीन बचा, इनको जोड़ दो तो बोलो क्या बन गया, HCl। तो तभी तो मैंने कहा था कि इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट कौन होता है, HCl होता है। तो आया रिएक्शन समझ में कि क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा। बाकी अब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो बहुत कहानी होती है इस रिएक्शन के अंदर। ये चेन रिएक्शन होता है, जितने हाइड्रोजन है ना, हैलोजन सबको हटाता है, लेकिन अभी नहीं। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही काफी है। देखिए अब कल को उसकी जगह पे कोई और भी तो आ सकता है, हाँ ना भाई। मान लो इथेन आ गया, बोलिए इथेन का फॉर्मूला C2H6
और ये रहा Cl2। अच्छा ये बना क्या, नाम तो लिखा नहीं, इसका आईयूपीएसी नेम बोलो, आईयूपीएसी नेम बोलो सारे बच्चे, क्लोरो मीथेन, क्योंकि Cl लगा। देखो नाम देखो ना, हेलो तो यानी क्लोरो, और एल्केन कौन सा था, मीथेन। ऐसे Br आएगा तो ब्रोमो, तो ब्रोमो मीथेन, क्योंकि हेलो इनका प्रीफिक्स होता है। ठीक, चलिए अब यहां पे भी ये रिएक्शन करिए सनलाइट के साथ, बहुत बढ़िया। चलिए हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे भैया, C2H5। भाई 6 थे, एक कम कर दो और उसकी जगह पे क्या लगा दो, Cl, और बाहर क्या कर दो, HCl। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आएगा। और ये जो मैंने बना, ये क्या बना फिर बोलो, इसका नाम बोलो क्या था, इथेन। तो ये क्या बना, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। तो ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ आते हैं। अगला रिएक्शन जो दोस्तों हमारे कोर्स में है, उसका नाम दिया है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के नाम में क्या शब्द आ रहा है दोस्तों, एडिशन, यानी कि ऐड करना। देखिए रिएक्शन का नाम, उसके जो काम है उस रिएक्शन का, उसके नाम से ही होता है। तो एडिशन करना है। इस रिएक्शन का एक और नाम है, आप इसको एक और नाम दीजिए, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ये नाम दीजिए इसमें। ठीक, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। जैसा कि मैंने बताया कि एल्केन का मनपसंद रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर तुम यही सवाल एल्कीन या एल्काइन से पूछो कि तुम्हारा मनपसंद रिएक्शन क्या है, तो वो कहेंगे एडिशन। एडिशन रिएक्शन उनका मनपसंद रिएक्शन होता है, तो इसलिए एडिशन करेगा कौन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर आप लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक भाई, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया। अब इस रिएक्शन का नाम मैंने एक और बताया, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि कुछ तो ऐड करेंगे ना इसमें। तो नाम से देखिए, हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड करना है, H2। और ये रिएक्शन, जैसे पिछला रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा था, सनलाइट के प्रेजेंस में, ऐसे ही ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये नाम शायद पहली बार सुने होंगे कई बच्चों ने, क्योंकि हमारे जो 20 हम एटम याद करते हैं ना, 1 से 20 एटॉमिक नंबर, उनमें ये नहीं आते हैं। तो कुछ और एटम्स भी तो हैं दुनिया में भाई। तो क्या नाम बोला मैंने, बताओ, निकेल जिसका सिंबल होता है Ni, या प्लैटिनम जिसको Pt कहते हैं, और पैलेडियम जिसको Pd कहते हैं। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इनको कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है सर, अरे भाई कैटलिस्ट वो होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है, रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है। कई जगह पर किसी पूछो ना कैटलिस्ट क्या होता है, तो एक ही जवाब देते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ये गलत आंसर है। अरे कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते नहीं है, घटा भी सकते हैं। इसलिए सही डेफिनेशन है कि अल्टर करता है। अल्टर करने मतलब होता है बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। लेकिन अभी ये बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। जो घटाते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो बढ़ाते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि कैटलिस्ट क्या होता है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। लेकिन अभी अनसैचुरेटेड से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अनसैचुरेटेड से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो याद रखिए, एडिशन रिएक्शन के अंदर हम अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन गैस डालते हैं और वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एडिशन रिएक्शन है, तो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, जो आएगा बस उसमें जुड़ जाएगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, आइए एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने लिया अनसैचुरेटेड में क्या ले सकते हैं, एल्कीन या फिर एल्काइंस। तो पहले एल्कीन के साथ करते हैं, और दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन का नाम बताइए, इथीन। इथीन। अब देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए, अब ऐसे इथीन का फॉर्मूला तो C2H4 होता है, लेकिन C2H4 लिखने से रिएक्शन समझ नहीं आएगा। उसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ताकि डबल बॉन्ड को दिखे हमें। तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा, देखिए C डबल बॉन्ड C, और इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ये इथीन है।
ये कौन है? इथीन है, जिसको आप C2H4 भी कहते हैं, C2H4। अब इसमें क्या डाल दीजिए? 2 हाइड्रोजन डाल दीजिए और यही कैटलिस्ट रख दीजिए, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम रख दिया। अब एडिशन करना है। एडिशन क्या भैया? ये 2 हाइड्रोजन है, ये देखिए यहां से 2 हाइड्रोजन निकला HH के रूप में, और कुछ नहीं करने का, एक H को यहां लगाने का और एक H को यहां लगाने का। अब जैसे ही आपने ये काम किया, मान लीजिए तो पहले कितने H थे? हर कार्बन पे 2 थे, तो अब 3 हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे। ऐसे यहां पर भी 2 थे, तो अब 3 हो जाएंगे। अब क्या मैं डबल बॉन्ड लगाऊं क्या? अरे नहीं भैया, डबल बॉन्ड लगा देंगे कार्बन भैया दुखी, कार्बन दुखी हो जाएगा। हम कहेगा भैया 4-5 बॉन्ड बना दिए, हमारे 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो तभी तो बोला क्या बनेगा? सैचुरेटेड। तो एक हाइड्रोजन के आते ही डबल क्या बन गया दोस्तों? सिंगल बन गया। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हो गया और इथीन से इथेन हो गया, इथीन से इथेन हो गया, क्योंकि वो एल्कीन है, ये एल्केन है। सैचुरेटेड बनाना है ना, तो एल्केन ही तो बनेगा हर बार, ऐसे याद रखिए। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन लीजिए और लगा दीजिए बस। हाँ, अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए बच्चे ने कहा मैं सर ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकता हूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल ले सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लोगे आप? इथाइन लोगे। ये लो भाई, इथाइन ले लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में। इसका नाम बोलो इथाइन। गैसेस का कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2। अब इसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो कैसे रिएक्शन सिखाया बोलो? 2 H निकालेंगे, 2 H निकाल लीजिए, एक H को कहो यहां जुड़ जाओ, दूसरे को कहो यहां जुड़ जाओ, रिएक्शन में कैटलिस्ट वही रख देना सारे। अब मुझे बताओ क्या बनेगा? तो सर देखो, इसमें पहले एक हाइड्रोजन थी, आपने एक और लगा दी, इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन थी, इसमें एक और लगा दी। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल रखेंगे क्या? अरे नहीं सर, एक बॉन्ड कम हो जाता है, ट्रिपल से क्या कर दो? डबल कर दो। ट्रिपल से क्या कर दो? डबल कर दो। तो आप कहोगे सर अरे ये तो अभी भी अनसैचुरेटेड है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2 हाइड्रोजन और डाल दो, 2 हाइड्रोजन और डाल दो, यानी कि एल्काइंस पहले एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन से एल्केन बनेगा। सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो अब आप इसमें दोबारा 2 हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो मैं इस रिएक्शन को यहां करता हूं, यहां आपने दोबारा 2 हाइड्रोजन डाल दी। देखिए, अगर आप इसमें दोबारा 2 हाइड्रोजन डालेंगे उसी निकल, प्लैटिनम और उन सभी की प्रेजेंस में, तो फिर एक H यहां लगेगा। ऊपर वाला रिएक्शन ही तो हो गया भैया, ऊपर वाला ही तो हो गया। तो अब ये बन जाएगा CH CH, ये बन गया दोस्तों इथेन। अरे बीच में क्या बना था? इथीन। लिया क्या था? इथाइन। अब एक बच्चे ने कहा सर क्या ये काम हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं क्या? पेपर में अगर मुझे एक ही स्टेप में करना हो, 2 स्टेप में ना करना हो, तो मैंने कहा कर सकते हैं। आपने कितना मोल हाइड्रोजन का यूज किया? 2, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो आप स्टार्टिंग में ही 2s2 कर दो, यहीं पे 2s2 कर दो, तो आपके पास कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी? 4। तो 4 में से 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, ठीक है भाई। तो एक ही स्टेप में हो जाता है। फिर आप 2s2 लेके करो रिएक्शन, तो फिर सीधा इथाइन से इथेन बनेगा, सीधा इथाइन से इथेन बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना लेते हैं। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन आती है एग्जाम में कि ये रिएक्शन अपनी लाइफ में हम कहां यूज कर रहे हैं। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन देखो क्या होती है। आप अपने घर पे जब खाना बनाते हैं तो आप 2 तरह के ऑयल यूज करते हैं। देखिए, एक ऑयल वो होते हैं जो वेजिटेबल से बनते हैं, वेजिटेबल जैसे सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होता है। तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, यानी कि वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो याद रखिए, अनसैचुरेटेड जो होती है चीजें वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने हुए जो ऑयल्स होते हैं। लेकिन एक ऑयल हम इनसे बनाते हैं और जिनको वनस्पति घी कहा जाता है, डालडा घी वगैरह जो आप एड उड में देखते हैं आता है। तो अगर मुझे इनसे वनस्पति घी बने, इसको रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं। कैसा ऑयल कहते हैं? रिफाइंड ऑयल। तो वो बनाने के लिए हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि ये होते हैं सैचुरेटेड और ये हमारे लिए अनहेल्थी होते हैं। ज्यादा वनस्पति घी जो हम खाते हैं ना, पकोड़े वकोड़े जो हम तलते हैं,
ये इन्हीं में तला जाता है, तो ये नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें ज्यादातर अनसैचुरेटेड ऑयल यूज करना चाहिए। लेकिन ये अपने आप थोड़ा बदल जाएगा, बीच में क्या डलेगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम इन वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में बदल लेते हैं और वो यूज कर सकते हैं फिर हम। तो ये इस रिएक्शन की क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने चौथे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा था कि रिएक्शन के नाम से ही काम होता है, तो यहां पर वर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से आप उठा सकते हैं ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बट यहां पर हमें ऑक्सीडेशन करना किसका है, तो यहां पर हमें ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का। अल्कोहल जानते होंगे आप, है ना। अल्कोहल सुनते ही स्टूडेंट के चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है, लेकिन नहीं। आइए रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन ऑक्सीडाइज अपना थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए कुछ तो डालना पड़ेगा। तो यहां पर हम डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो चीज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करती है और खुद रिड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहां पर पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप यूज कर सकते हैं वो है एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। नाम बड़ा खतरनाक है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं तो आप यूज कर सकते हैं अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। अल्कालाइन KMnO4 होता है। और बनेगा क्या, तो भाई इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अगर भाई अल्कोहल में अगर एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा। अगर आप सोचे कोई दो ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। तो यहां बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो जैसे ही आपने अल्कोहल में ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बट ये जैसे आप थोड़े बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो जनरली ये रिएक्शन सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाता है। पहले इसमें बीच में अल्डिहाइड्स और इस तरह के कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स बनते हैं, फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। बट अभी हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हमें सीधा समझना है कि अल्कोहल लिया, इन दोनों में से कोई एक डालो और सीधा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए सबसे सिंपलेस्ट, अगर हम अल्कोहल जो हमारे कोर्स में है वो इथेनॉल है, तो हमने लिया 2 कार्बन का अल्कोहल जिसको इथेनॉल कहते हैं। उसमें से इन दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। मैंने मान लीजिए अल्कालाइन KMnO4 डाल दिया। अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट बनेगा क्या, नाम क्या होगा, बहुत सिंपल, जितने कार्बन का अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन का एसिड बनाने का। इथेनॉल बना दिया, इथेनॉइक एसिड बना दीजिए, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बना दीजिए, CH3COOH। अब फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, इथेनॉइक एसिड। इनके एक और भी नाम होते हैं जिनको हम कॉमन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नेम। अब देखो इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल। इसका कॉमन नेम भी होता है, जैसे हमारे घर पे भी एक नाम होता है बच्चे का, स्कूल में अलग नाम होता है। मान लीजिए बच्चे का घर पे नाम है चिंटू, स्कूल में सत्यप्रकाश। ओहो, बाद में पता लगा चिंटू ही सत्यप्रकाश था। ओहो, तो देखिए ऐसे यहां भी होगा। ये इथेनॉल है बट इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनॉइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, तो कॉमन नेम जनरली यूज होते हैं, IUPAC नेम सबको याद नहीं होते। तो देखा आपने, ये था हमारा एक और रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चे अब आने वाली इसका एक पार्ट में और लेकर आऊंगा। दो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर हम बात करेंगे इथेनॉल जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और एक इथेनॉइक एसिड, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।